जीवन का मजबूत कार्यक्रम किया और मजबूत कार्यक्रम तो किया ही किया। आज मुझे खुशी हुई, पहली बार मैंने नसीब को सुना है कि नसीब एक अच्छा वक्ता भी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज की तो बात मैं कहता नहीं, लेकिन आप बहुजन समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका हिस्सा है मुस्लिम समाज में। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मेरा नमन वंदन भारत के उस प्रत्येक वीर को है जिन्होंने यहां आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। मेरा नमन वंदन उन महापुरुषों को है जिन्होंने भारत की व्यवस्था को बचाया, भारत की अस्मिता को बचाया, भारत में इंसानियत का संदेश फैलाया। उन सभी को मेरा नमन वंदन है। मेरा सवाल आप ही से सबसे पहले, क्या सुनना पसंद करोगे? अच्छा भाषण सुनना पसंद करोगे जो आप ताली बजा सके, या कुछ शेरो शायरी सुनना पसंद करोगे जो आपको अच्छा लगे, या फिर आपकी खुद की हकीकत सुनना पसंद करोगे जो आपको कड़वी लगेगी, दवाई की तरह लेकिन सच हो? क्या सुनना पसंद करोगे बताओ? हकीकत कड़वी होती है जहर की तरह। हो सकता है कि जब मैं हकीकत कहूं तो आपको वो चुभे, और आप चुभने के बाद ये कहे कि मंच हमारा, पंडाल हमारा, क्षेत्र हमारा, घर हमारा, गांव हमारा, एक शख्स आया और हमें यहां पर उल्टा सीधा कहकर चला गया। सच जब कहूंगा तो वो आपको गलत ही लगेगा, इसलिए कि भारत के अंदर जिन लोगों ने भारत की मिट्टी की रक्षा की, भारत के अंदर जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने सिरों की कुर्बानियां दी, भारत के अंदर जिन लोगों ने यहां खेती, किसानी, मजदूरी की, भारत के अंदर जिन लोगों ने सफाई की, आज भारत के अंदर सबसे बड़ा अपमान किसी का अगर हो रहा है तो उन्हीं का होगा। वो कोई दाढ़ी टोपी वाला हो सकता है, वो कोई दलित पिछड़ा हो सकता है, लेकिन अपमान बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज तक हमने यहाँ के आकाम को ये याद कराने का मौका नहीं दिया कि अगर हम एक दिन यहाँ काम करना बंद कर दें तो सड़कों पर केले बिकने बंद हो जाएंगे, दुकानों में तुम्हें बिरयानी नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर की गंदगी उठाने वाला तक कोई नहीं होगा। ये हम याद कराने में नाकामयाब हैं। और ये गलती किसकी है ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, उसके साथ घटना घटित होने के बाद इस देश में कितने नेता, कितने आगे ऐसे थे जिन्होंने उसके पक्ष में खड़ा होकर बोलने का काम किया। सीएनआरसी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ सीएनआरसी 3 शब्द नहीं, उसके पीछे जमावड़े को देखो, उसके पीछे इस देश की करोड़ों आबादी को देखो, उसके पीछे न जाने कितने बच्चों का भविष्य देखो। कितने नेता ऐसे हैं इस देश के जिन्होंने सड़क पर इस लड़ाई को लड़ा। मैं अपने नेता की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कितने नेता ऐसे हैं कि आकर के लड़ाई को लड़ने का काम किया। आजम खान ने स्कूल क्या खोल दिया कि उसको जेल भेज दिया, और आजम खान की पार्टी के लोगों ने क्या आजम खान साहब के लिए सड़क में कोई एक भी आंदोलन किया? अगर एक भी आंदोलन किया हो तो ढूंढ कर मुझे बताइएगा कि आजम खान साहब की पार्टी के लोगों ने उनके लिए ये आंदोलन किए? नहीं किए। मैं याद इसलिए करा रहा हूं कि एक नारा आपको याद रखना चाहिए कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस दिन ये बात आपके मन में बैठ गई
उस दिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। पिछली बार आपने वोट दिया, क्या वोट देने से पहले आपने पूछा था कि तुम लोग हमारे हितों की सुरक्षा करोगे नहीं करोगे? जब किसी बड़े बुजुर्ग की दाढ़ी खींची जाती है, टोपी खींची जाती है, कुत्ते पर सवाल होते हैं कि तुम हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ हमारी रक्षा करोगे नहीं करोगे? आपने सवाल पूछा, और नहीं पूछा तो नहीं पूछा। जिन पार्टियों को आपने आज तक सींच कर खड़ा किया, आपके पैसे से जो पार्टियां खड़ी हुई, मैं ये नहीं कहता उस पार्टी के सब लोग गलत है, नहीं। मैं ये कहता हूं कि जब अच्छा होगा तो साथ खड़े रहेंगे, और जब बुरा होगा तो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो मैं इसे बात को सिरे से नकारता हूं। मैं इसी राजनीति को भी सिरे से नकारता हूं कि अगर अच्छा है तो साथ अच्छी रोटी खाएंगे, और अगर बुरा है तो भूखे साथ रहकर के सो जाएंगे। ये व्यवस्था इस राजनीति में स्थापित हो जानी चाहिए। और अगर ये व्यवस्था स्थापित नहीं होती तो आपको राजनीति का मतलब समझना जरूरी है कि राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति का मतलब सिर्फ वोट लेकर, चुनाव जीतकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं है। राजनीति का मतलब है अपने क्षेत्र के सड़क खड़ोंजे, वहां की नालियां, उनका फान करना, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का निर्माण करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाकर विधानसभा में चीख चीख कर बताना, अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की मांग करना, ये राजनीति का सही मतलब है। आज राजनीति का मतलब क्या है कि नेताजी विधायक बने कि मंत्री बने, गांव में जो सबसे मजबूत परिवार होता है, मजबूत परिवार तो समझते होंगे ना, जो दबंग होता है, पैसे वाला होता है, जिसका घर बहुत बड़ा होता है, जहां जाए तो चांदी के कटोरे में काजू किशमिश मिल सके तो फिर मंत्री जी उनके घर आते हैं। कोई शख्स ऐसा बैठा है जिसके एक छोटा सा मकान हो, जिसने वोट दिया हो, मंत्री जी ने हाथ मारा हो, विधायक जी ने तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। कभी तुम्हारे घर जाके टुकड़ा रोटी का खा आए हैं और नहीं खा रहा है तो आपको खुद सोच लीजिए वोट किसको देना। इस वोट की कीमत आप समझ नहीं पाए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का एक वाक्य है वो आपको याद कराऊंगा, और खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग इसे गौर से सुने, क्योंकि आज इस देश के अंदर दलितों के बाद सबसे बड़ा शोषण किसी का है। बाद के इन दोनों का शोषण अगर किसी का है तो इन दोनों कौमों का बड़े पैमाने पर शोषण है। मेरी बात को गौर से सुने। जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर निकलते हैं, तो उनके साथ के नेता हंसते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहते हैं कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूं, मैंने आज रानी का पेट चीर दिया है। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान वर्ग के वोट से जन्म लेगा। तो सामने वाले नेता हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार तो दे चले हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने हमारे लोगों को डराया, धमकाया, राजा अपना बनाया। कैसे? मीरापुर चुनाव आपके सामने है, मीरापुर चुनाव सामने नहीं है। कैसे वोट डलवाया सरकार ने प्रशासन के सारे पर? डंडे बल पर। तो उन्होंने राजा अपना बना दिया। ये बात हमें समझनी होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर कहीं भी एक तरह की व्यवस्था रहेगी तो उस देश का उत्थान होना संभव नहीं है। अगर आप एक ही पार्टी के पीछे लगे रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि अगले 50 साल तक यही पार्टी राज करे, तो वो एक दिन तानाशाह हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। वो फिर आपको रोटी नहीं, आपसे रोटी देने वाली नहीं, रोटी को छीनने वाली बन जाएगी। यही अब हो रहा है, यही अब हो रहा है इस देश में। ताली बजाना थोड़े से सुनने का है। इस देश में सारी सरकारी व्यवस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। जैसे रेलवे प्राइवेट किया, जैसे एयरलाइन प्राइवेट किए, LIC प्राइवेट की, इतनी सारी संस्थाएं हैं, उन सबको प्राइवेट किया जा रहा है। इसलिए कि जब आप घर में
शाम को आएंगे और बल्ब का बटन दबाएंगे और फिर उसके बाद जो यूनिट चढ़ेगी, जिस यूनिट की कीमत 1 रुपये 2 रुपये होनी चाहिए, उस यूनिट की कीमत बढ़कर 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 15 रुपये हो जाती है। ये प्राइवेटीकरण का असर है। सरकारी होगी तो यूनिट की कीमत कम होगी, प्राइवेट होगी यूनिट की कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बल्ब जलाने से पहले सोचना होगा कि बल्ब जलाया जाए या नहीं जलाया जाए। जब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, जैसे आपने किसानों का आंदोलन देखा होगा, किसानों का एमएसपी का आंदोलन चल रहा था ना, सबने देखा होगा। कभी आपने सोचा कि आखिर सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है, किस आधार पर ले रही है? उसके बाद इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 28-27 हजार स्कूल बंद किए। कितने स्कूल? 27-28 हजार स्कूल बंद किए। हालांकि सरकार को यह चाहिए था कि जो टीचर वहां 1 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी सारी ड्यूटियां छोड़कर, पोलियो की ड्यूटी हटाकर, चुनाव ड्यूटी हटाकर, जनगणना ड्यूटी हटाकर, वो जो जानवरों के जनगणना रजिस्ट्री ड्यूटी हटाकर उनको सिर्फ ये कहा था गाँव जाओ, जाकर के समझाओ, अपने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने, सरकार ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्कूल बंद किए। जानते किसी ने कि जब आप गेहूं की फसल उगाओगे 4 महीने शाड़ों के दिनों में, शाड़े तो समझते हो ना, जाटों में जब गेहूं बोया जाएगा, फिर रात को पानी दिया जाएगा और फिर खरसाना में जाकर कटाई होगी, उसको निकलवाया जाएगा, तो फिर उन गेहूं को रखने के लिए जो स्टोर चाहिए, वो स्टोर इन प्राइमरी स्कूलों के उपलक्ष्य में बंद कराए गए। ये प्राइमरी स्कूल फिर जो है अडानी जी को किराए पर दिए जाते, और किराए पर देने के बाद जो आपसे अनाज लिया जाता वो वहां खरीद कर बेच रखा जाता। अडानी जी तय करते कि आपके चावल की, धान की, गन्ने की, गेहूं की कीमत क्या है। इस पर अडानी जी तय करते कीमत क्या है। फसल किसकी? हमारी। मेहनत किसकी? हमारी। और कीमत किसकी? व्यापारियों। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए, और नहीं समझना चाहते तो मेरा एक उद्देश्य रहता है, मैं वोट नहीं मांगता किससे कि जाए नेता की तरह आओ भिखारी को, भाई मुझे वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। नहीं, मैं सिर्फ काम बताता हूं कि हम इतने ताकतवर हैं, ये काम करते हैं, ये काम कर सकते हैं। और जब हम काम करते हैं तो वोट किसको मिलना चाहिए? आपका काम करने वाले आदमी को वोट मिलना चाहिए, निकम्मे आदमी को वोट मिलना चाहिए। काम करने वाले आदमी को वोट मिलना चाहिए। तो फिर आपसे वोट वो लोग आकर मांगेंगे जो काम नहीं करते। मेरा कार्यकर्ता आएगा, आकर बताएगा मैंने क्षेत्र में पिछले 5 साल में इतने देखा, इतने मुकदमे मुझ पर है और इतने लोगों को न्याय दिलाया, बिना जाति धर्म दे रखे दिखाया, तो आपका वोट बनता है उठकर खड़े होकर उसको कहें इस बार बेटा वोट ले रहा है, इस बार तेरा काम हम देखना चाहते हैं। लेकिन जनता ने ना जाने क्या मन बना लिया। जनता जातियां देखती है, जनता धर्म देखती है कि पहले मेरे धर्म का है या नहीं, मेरी जाति का है या नहीं, वो कितना अच्छा आदमी है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, वो जाति धर्म देखने लगती है। समझिए इस वोट की कीमत को, समझिए क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल में तालीम ले जहां आपके यहाँ के मंत्री का बच्चा भी पढ़ रहा हो, आपके यहाँ के कलेक्टर का बच्चा भी पढ़ रहा हो, आपके यहाँ के बाबू का बच्चा भी पढ़ रहा हो, आपके यहाँ के किसान का बच्चा पढ़ रहा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो। आप नहीं चाहते कि ऐसी तालीम इस देश में होनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दो। चाहते हो ना? कैसा आएगी ऐसी तालीम? बताओ कैसा आएगी? इस देश में एक स्कूल तो ऐसा है जहां बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे पढ़ेंगे, जिनकी फीस ही 10,000, 20,000, 30,000 से शुरू होती है, और जब वो पढ़ने जाते हैं देखिए उनको मिलता क्या है? वो तैरना सीखते हैं, वो गाना गाना सीखते हैं, वो क्रिकेट खेलना सीखते हैं, वो फुटबॉल खेलना सीखते हैं, वो इंग्लिश बोलना सीखते हैं। और एक स्कूल कैसे है? अगर हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे पुलिस वाले सामने खड़े हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 2,000-3,000 के स्कूल में, यहाँ की फीस कितनी है? 2,000-3,000। लेकिन इनके बच्चे भी जो कॉन्वेंट बच्चे हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो अगले आने वाले टाइम में कितने क्षमतावान क्यों ना हो, कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर आपके घर का बच्चा अच्छा क्रिकेटर है तो वो इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं होगा। अगर हाँ
आपका भाव बन जाता है, आपका धन बन जाता है, आपका राजनीति बन जाता है, तो आपके बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अमित शाह जी का बेटा बल्ले बोल का वजन नहीं पता होगा, वो बीसीसीआई के साथ चेयरमैन है। समझ रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है। अभी आपने पीछे देखा एक रोग आया था यहां पर, कोरोना आया था ना, याद होगा? घर में पैक हो गए थे सब, एक दूसरे को छूना बंद कर दिया था। रिश्तेदार आए तो कहा भाई ना घर में ना घुसिए, बाहर है। कहीं अगर आप बाहर से काम धाम करके आए तो पत्नी ने मां ने कहा पहले बाहर रहे, ना धो गए ये ले सैनिटाइजर से लगा के घर आना। ऐसा ही था ना कोरोना। हालांकि था क्या? कोरोना था बुखार, कोरोना था खांसी जुकाम, ये 3 चीज कोरोना थी। उस कोरोना में हुआ क्या कि जब आपके घर के बच्चे को कोरोना हुआ और उसका प्रभाव बढ़ा और अंदर से लंग्स खराब हुए, तो आप उसे उठाकर डॉक्टर का फिर उसका इलाज कर दो। 70% मौतें बिना इलाज के हो गई। लेकिन जिसका भाव बल था, जिसका धन बल था, जिसका राजनीतिक बल था, उसे खांसी भी आई, छींक भी आई, उसने फोन किया कि मेरा इलाज ना कराइए, आईसीयू तैयार। इस व्यवस्था में बदलना नहीं चाहते कि एक जैसे इस हॉस्पिटल में सबका इलाज हो जाए। अभी आपको अगर मलेरिया हो जाए, अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाए, आपको डेंगू हो जाए, तो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 का खर्चा आएगा 3 दिन का, तब आपको बच्चा ठीक होगा। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब कोई बीमारी आए, वो चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला किसान क्यों ना हो, उन सबका एक जैसे हॉस्पिटल में इलाज हो कि इधर एक चारपाई पर यहाँ का डीएम पड़ा हो और दूसरी चारपाई पर किसान और तीसरी पर यहाँ का रिक्शा चलाने वाला पड़ा हो। उन तीनों का इलाज एक जगह होगा तो एक जैसा इलाज होगा, छोटा बड़ा इलाज नहीं हो सकता। ये हम चाहते हैं। लेकिन ये व्यवस्था बड़ा सवाल है, बदलेगी कैसे? कौन बदलेगा इस व्यवस्था में? मैं सोच रहे लोग मैं बदल लूंगा। अभी इतने बड़े बड़े नारे मेरे साथ में लगा, भाई तुझे जिंदाबाद, भाई मेरा तुझे जिंदाबाद, ये किया, ये किया, ये करना है। क्या अकेला चंद्रशेखर भाई व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्या मैं व्यवस्था को बदल सकता हूँ? ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये चंद लोग इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? नहीं, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं उनका नाम है इस देश के नागरिक, इस देश में रहने वाले लोग, हिंदू मुसलमान नहीं। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो तो मुझे पता ही नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, मुझे मंगल ग्रह से टपके होंगे, ऑक्सीजन मिली है। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ठीक, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं तो भारत के नागरिक जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर इस देश की व्यवस्था को सोचते हैं। मैं जब अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ता हूँ, मैं जब जापान चाइना का पढ़ता हूँ, तो मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। एक समय डॉलर 1 रुपए से नीचे था, जानते हैं? एक समय भारत का डॉलर 1 रुपए से नीचे था। आज उस डॉलर की कीमत भारत के 80-90 रुपए के बराबर है। समझे हम कहां पीछे चले गए? इसलिए कि हमने इस देश में सिर्फ जाति धर्म देकर व्यवस्था स्थापित करने का काम किया। अगर हम इस देश में इंसानियत देकर व्यवस्था स्थापित करते तो शायद ऐसा ना हो पाता। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा नेता चंद्रशेखर आजाद जाति धर्म देखे बिना व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रहा है। वो कभी जाति धर्म नहीं देखता, वो ये देखता है गलत किसके साथ हुआ और जाकर संसद में भी मिट जाने का काम करता है। कह रहा ये चलेगा नहीं, मैं गर्व करता हूँ। ऐसी राजनीति हम चाहते हैं। नेता बहुत आएंगे, अच्छे अच्छे भाषण देंगे, लालच देंगे। मैं कहने लगूं कि कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, कहने लगूं मेरे पास खुद नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं तो बेरोजगार। दादा थोड़ी जमीन न देकर जाते तो रोटी की व्यवस्था सही से होगा थी। मैं आपको कहूं नहीं, मैं आपका जीवन बदल दूंगा, बदल ही नहीं सकता। कैसे बदल दूंगा बताओ? कोई मेरे पे जादू मंत्र है? नहीं, नहीं बदल सकता। हाँ, आपकी व्यवस्था जरूर बदल सकता हूं। आपको एकजुट करके यहाँ की शासन सत्ता पर काबिज होकर के जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं उन्हें जेल में भेज करके, जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
उनको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 समझा करके कि ये आर्टिकल ये कहते हैं अगर तुम इस